हाँ जी बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास का चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज हम 8th क्लास में पहला चैप्टर है कैसे, कब और कहाँ। इसमें आपको पहला जो बिंदु है वो समझाया गया है कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण हैं। यानी जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में जो तारीखें हैं, सन जो हम पढ़ते हैं कि कौन सी घटना, जो शताब्दी हम पढ़ते हैं कि कौन सी घटना कब हुई है, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। लेकिन जब इतिहास क्या शुरू में लिखा गया था तो क्या शुरू से ही उसमें तारीखें थी, कब से क्या चीज़ें शुरू हुई, ये सारी चीज़ें इसमें थोड़ा समझाने की कोशिश की गई है। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई है, कौन सा युद्ध कब हुआ है, ये सारी चीज़ों पर बहस चलती रहती है। तो इतिहास जो है वो तारीखों से भरा हुआ है और तारीखें जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। ये सारी चीज़ें बताई गई है। इसमें ये बात भी समझाई गई है क्या ये जो तारीखें हैं ये शुरू से ही ऐसी थी। यानी जब चीज़ें, रेलगाड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था उससे पहले लोग कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, या सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए हम जो चाय पीते हैं, तो क्या ये शुरू से ये चीज़ें हमारी भारतीयों की आदत में शामिल थी? तो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें होने में समय लगा है। तो इतिहास को हम और अगर दूसरी दृष्टि से ये देखते हैं तो हम पाते हैं कि जैसे अंग्रेज़ यहाँ पर जब आए, तो अंग्रेज जब आए तो अंग्रेज़ों ने जो अपने गवर्नर जनरल थे, प्रथम गवर्नर जनरल से लेकर अंतिम जो गवर्नर जनरल था, उनका जो इतिहास है वो काफ़ी लंबे और काफ़ी बड़े स्तर पर उन्होंने लिखा। मुग़ल जब थे यहाँ पर, तो मुग़लों के समय हम इतिहास ये देखते हैं कि जो राजा हुआ करता था उस समय, जो शासक हुआ करता था, उनकी बहुत सारी चीज़ें हमें इतिहास में लिखी हुई मिलती है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो उस समय शासक थे वो अपने पक्ष में इतिहास को लिखवाते थे। यानी इतिहास की बहुत सारी पुस्तकों में हम ये मान सकते हैं कि जो जिसका दौर रहा है उसके पक्ष में बहुत सारी चीज़ें लिखी जाएगी, क्योंकि उसके विपक्ष में लिखने वाले बहुत कम रहेंगे, क्योंकि उसको जान का खतरा होता था, उसको वो राजा मार देगा। अगर उसके अगेंस्ट लिखेंगे तो कौन लिखेगा उसके अगेंस्ट। इसलिए अंग्रेज़ों के समय में जो चीज़ें लिखी गई वो प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स से लेकर जो अंतिम गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल का नाम उस समय वाइसराय हो गया था, हमें पता है। 1857 की क्रांति के बाद में कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। अब देखो इन्होंने क्या करा, अपने नाम के आगे ये सभी लोग जो इतिहास इन्होंने लिखवाया, तो ये अपने नाम के आगे क्या लगा रहे हैं? लॉर्ड लगा रहे हैं साहब। तो ये अपने मन से अपने पक्ष में ये इतिहास लिखाएंगे। जैसे जो उस समय की जो क्रांतिकारी है, आज हम उनको क्रांतिकारी कहेंगे, देशभक्त कहेंगे, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद है। लेकिन अंग्रेज़ों के लिए ये कौन थे? आतंकवादी थे ये लोग। तो इतिहास जो है वो अपने पक्ष में लिखा गया है, अपने पक्ष में लिखवाया गया है। जो उस समय के शासक थे, हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये वारेन हेस्टिंग्स का फोटो है जो प्रथम गवर्नर जनरल 1773 ईस्वी में भारत का बना था। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें, इतिहास जो है वो तारीखों में और कालखंडों में बांटा गया है। अगर हम कालखंड की बात करते हैं, आपके प्रश्नों की बात करते हैं, तो अभी हमने जैसे प्रश्न आ गए आपके कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। अंतिम गवर्नर जनरल यानी जो वाइसराय है, उस समय अंग्रेज जो है वो वाइसराय 1857 के बाद ही पदनाम बदल गया तो वाइसराय बन गया। तो इस तरह से ये प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। एक प्रश्न यहाँ से आ जाएगा कि जो इतिहास है उसको, जो दार्शनिक था जेम्स मिल, स्कॉटलैंड का था। ये स्कॉटलैंड जो है वो इंग्लैंड का ही एक भाग है। इंग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? यूनाइटेड किंगडम, यूके भी बोलते हैं, जिसमें ये स्कॉटलैंड और ये जो देश है वो शामिल है। इंग्लैंड बोलते हैं, ब्रिटेन बोलते हैं, ये सारी एक ही चीज़ें हैं। तो इन्होंने क्या करी, एक 3 विशाल खंडों में एक किताब लिखी इन्होंने, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास। ये किताब इन्होंने लिखी और इस किताब में इन्होंने 3 भागों में जो इतिहास है भारत का उसको बांटा। 3 भाग कौन कौन से बांटे उन्होंने? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इन 3 कालखंडों में इतिहास को इन्होंने बांट दिया। तो प्रश्न है ये दिया हुआ, पीछे भी आ भी जाता है कि जेम्स मिल ने
भारत के इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा है? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ये ध्यान रखना है। अब यहाँ वो पर्सन क्या करता है, कंफ्यूज करने के लिए इस ब्रिटिश की जगह क्या लिख देता है? ईसाई लिख देता है, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई, और हम समझ जाते हैं कि हाँ ये जेम्स मिल ने बांटा। तो ऐसा नहीं है, यहाँ ब्रिटिश शब्द आएगा, यहाँ आएगा हिंदू आएगा या मुस्लिम आएगा। इस तरह से ये प्रश्न आ जाता है। आगे, इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? कालखंड में जैसे भी 3 कालखंडों में जेम्स मिल ने बांट दिया, इसके अलावा भी हम प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल के रूप में बांट देते हैं, है ना। इसी के बाद हम जैसे युगों के हिसाब से इसमें बांट देते हैं, पाषाण काल, प्रस्तर युग जो है, ताम्र युग जो है, लोह युग जो है। इस तरह से हम इतिहास को क्या करते हैं, अलग अलग कालखंडों में बांट देते हैं। तो ये हम ऐसा क्यों करते हैं? इसकी एक वजह है कि हम एक दौर की खासियतों और उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है, क्योंकि जब कालखंड बदलेंगे, लोग बदलेंगे, उनकी सोच बदलेगी, उनकी संस्कृति बदलेगी, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा। तो एक अवधि से दूसरी अवधि में जो भी बदलाव आए हैं उसका क्या महत्व रहा है, ये सारे कालखंड में बताते हैं। इसलिए हम इतिहास को अलग अलग कालखंडों में बांटकर पढ़ते हैं। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। ऐसा कौन मानता था? मिल मानता था, जेम्स मिल। मिल मानेगा ही ऐसा कि अभी मैंने आपको समझाया कि सभी व्यक्ति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, तो इसलिए अंग्रेज भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, और दूसरे यानी जो एशिया के लोग थे, यानी जो भारत के लोग थे, उनको थोड़े से वो अपने आप से पीछे मानते थे। इतिहास की उनकी समझदारी ये भी थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू मुसलमान तानाशाहों का राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर और जातिगत बंधन और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। यानी जब तक अंग्रेज यहाँ आए तो उन्होंने ये देखा कि लोग जो है वो आपस में बटे हुए हैं, लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, धर्म के आधार पर बटे हुए हैं, और धर्म के आधार पर तो है ही बटे हुए हैं, इसके अलावा जाति के आधार पर भी जो भारतीय समाज है वो विभिन्न टुकड़ों में बटा हुआ है। तो अंग्रेजों को इससे लाभ मिला यहाँ पर शासन करने के लिए, तो इस तरह से उन्होंने यहाँ फूट डालो राज करो की नीति अपनाई और भारत पर शासन किया। अगर हम बात करते हैं, इससे थोड़ा पहले हम जाते हैं, तो जो भारत टुकड़ों में बटा हुआ है, इस वजह से जब यहाँ जो हिंदू आबादी है वो बहुत सारी जातियों में बटी हुई है, तभी तो बाहर के जो अरब और जो तुर्क और जो बाहरी आक्रमणकारी हैं वो यहाँ आए, और यहाँ आकर उन्होंने भारत पर शासन किया। नहीं तो आप ये सोचिए, न तो वो हमारी भाषा जानते थे, न वो यहाँ के रास्ते जानते थे, क्योंकि वो विदेश से आए हैं। जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, गूगल से एड्रेस पूछ लेते हैं। आज तो गूगल नहीं होगा तो किसी से पूछेंगे भाई कौन सी गली कहाँ जाएगी, ये रास्ता कहाँ जाता है, तब हम वहाँ जा पाते हैं। और आप सोचो, अगर भाषा भी नहीं जाने, वो यहाँ की गली भी नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी वो वहाँ दूसरे देशों से आकर हम पर शासन कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं शासन? क्यों? क्योंकि हम बहुत सारे टुकड़ों में बटे हुए थे, जातियों में बटे हुए थे, इसलिए उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और उन्होंने हम पर शासन किया। अरबों ने शासन किया, तुर्कों ने किया, बाद में अंग्रेज आ गए, अंग्रेज़ों ने भी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है। इतिहास इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था, ऐसा कौन मान रहे? ये वो मान रहे, जो मिल था वो मैं मानता था कि जो भारत है वो उसको सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी है, और इस काम के लिए क्या जरूरी है कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने यहाँ तक सुझाव दिया कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। ऐसा कौन मान रहा है? मिल मान रहा है, जेम्स मिल। जेम्स मिल कहता है कि भारतीय जनता को सभ्य बनाना जरूरी है, लेकिन इसे पता नहीं है मिल को ये कब आया भारत में है। भारत में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जब उनको वहाँ से मान्यता मिली कंपनी को, और भारत में आकर शासन करना शुरू किया, तब ये आकर हमसे ये कह रहे हैं कि भाई आप सभ्य नहीं हो, जबकि हम इससे बहुत पहले चरक और सुश्रुत जैसे, आर्यभट्ट, वराहमिहिर जैसे यहाँ पर
लोग हुए और उन्होंने भारत में बहुत सारी चीज़ों की खोज की। यूरोप को हमने एक ज्ञान प्रदान किया, जीरो का आविष्कार यहाँ पर हुआ, सूर्य से संबंधित, चंद्रमा से संबंधित, अंतरिक्ष से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित बहुत सारी चीज़ों के हमने आविष्कार किए। लेकिन बात आपको मैंने अभी समझाई कि सभी व्यक्ति अपने आप को क्या मानता है, सर्वश्रेष्ठ मानता है। तो अंग्रेज भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे और वो खुद को सर्वोच्च मानते थे, और भारत पर उनका शासन था तो भारतीयों को वो थोड़ा सा असभ्य सा मानते थे, और इसी बात को लेकर उन्होंने भारत पर शासन किया। ये सारी चीज़ें चलती रही। तो क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुस्लिम दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता है। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। प्राचीन भारत का इतिहास हम पढ़ते हैं, धार्मिक आधार पर अलग अलग धर्मों के लोगों ने यहाँ शासन किया है। तो इतिहास को ये पैराग्राफ ही समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो इतिहास है उसको हम धर्म के आधार पर क्यों बांटे, जैसे कि जेम्स मिल ने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, यानी हिंदू और मुस्लिम जो दोनों धर्म है, तो इतिहास को उन्होंने धर्म के आधार पर बांटा है। तो क्या ये उन्होंने सही किया है, ये समझाने की कोशिश की गई है। आगे जो है वो हम देखते हैं कि इतिहास को, जो भारतीय इतिहासकार है उन्होंने प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक काल में बांटकर इतिहास का अध्ययन किया है। इन कालखंडों में बांटा उन्होंने इतिहास को। तो प्रश्न यहाँ से आ जाएगा कि जो जेम्स मिल ने, उन्होंने तो 3 भागों में बांट दिया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। भारतीय इतिहासकारों ने बांटा है प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भागों में बांटा है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहाँ आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की अवधारणाओं को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते थे? जैसा कि आप इन किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, न ही ये आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं, यानी जो अंग्रेजों ने हम पर शासन किया, तो भारत जो है वो अंग्रेजों का क्या था? उपनिवेश था। उपनिवेश मतलब, उप का मतलब क्या हो गया? उप का मतलब हो गया छोटा। उप का मतलब क्या है? छोटा। निवेश का मतलब क्या है? पैसा लगाना। कहीं भी अपन पैसा लगाते हैं, किसके लिए पैसा लगाते हैं? लाभ कमाने के लिए पैसा लगाते हैं। तो अंग्रेज जो यहाँ पर आए वो पैसा कमाने के लिए आए थे, लाभ कमाने के लिए आए थे। छोटा एक निवेश था उनका भारत में। तो भारत अंग्रेजों का क्या था? उपनिवेश था। इसीलिए इस जो युग है, इस युग को औपनिवेशिक युग कहा गया है। अगला बिंदु है कि औपनिवेशिक क्या होता है, ये अभी अब मैंने आपको समझाया। अगले पैराग्राफ में इसको और ढंग से पढ़ेंगे।